अस्सलाम वालेकुम। आज 5वीं वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ब्रीडिंग मैनेजमेंट, सिलेक्टिंग डोज एंड बक्स, यानी कि हम ब्रीडिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं जिसमें हम बकरियों और बकरों की सिलेक्शन करते हैं। तो ये एक बड़ा अहम जो है ना ये हमारा टॉपिक है। तो कोई भी ब्रीड है ना या कोई भी जानवर है किसी किस्म का भी, हमने देखना होता है कि उसमें हमने करना क्या है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में ये बताया कि सबसे पहले इस चीज़ का तयन होता है कि हमने आखिर इन जानवरों से करना क्या है, इनका फ़ायदा क्या है, हमारे पास मकसद क्या है इनको रखने का हमारा। तो सबसे पहले तो हम उस मकसद का तयन करते हैं, उसके मुताबिक हम ब्रीड सिलेक्शन कर लेते हैं। जब ब्रीड सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद फिर हम आगे क्रॉसिंग का जब मौसम आता है ना, क्रॉसिंग का वक्त आता है, तो उस वक्त जो है ना वो सबसे अहम मरहला होता है किसी भी फार्मिंग में, किसी की तरह की भी फार्मिंग हो लाइफ स्टॉक की। उसमें सबसे जो अहम मरहला होता है ना वो होता है कि क्रॉसिंग या ब्रीडिंग के वक्त हमने जो सिलेक्शन करनी होती है। अच्छा, ये ना सिर्फ जानदार बल्कि इंसानों में भी ये चीज़ जो है ना ये बड़ी अहम होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ये ख्वाहिश है कि आपके बच्चे इस तरह की हों, आगे ब्रीड इस तरह की हो, ये वो सारा कुछ, तो वो फिर भी आपको उसके मुताबिक सिलेक्शन करना पड़ती है। जैसे हम रिश्तेदारियाँ करते हैं तो रिश्ते देखते हैं, ये नहीं पसंद आया, वो नहीं पसंद आया, उसके बाद फिर सिलेक्शन होती है। तो फिर आगे नस्ल का सिलसिला जो चलता है तो उसमें फिर जो डिज़ायर हवास होते हैं हमारे वो किसी हद तक हमें मिलते हैं। तो मतलब अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके बच्चे लंबे कद के हों तो वो चाहेगा कि वो लंबी औरत से शादी करे। अगर कोई बंदा चाहेगा कि उसके बच्चे काले हों, काले रंग की औरत से शादी करेगा। अगर कोई औरत चाहती है कि उसके बच्चे काले हों तो कोशिश करेगी काले मर्द से शादी करे। तो मतलब ये है कि जिस तरह की सिलेक्शन होगी आगे उसी तरह का रिज़ल्ट आएगा। तो ये जो चीज़ है ना ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है ब्रीडिंग हमारे मुस्तकबिल में, कि हम क्या चाह रहे हैं और उसी तरह की फिर हम सिलेक्शन करेंगे और उसी तरह के मुताबिक फिर हमारे रिज़ल्ट आएंगे। अब आपने ये देखना है कि जैसे आप देखेंगे अगर आपका ऐसा सेटअप है जैसे मीट सेटअप है। अब मीट सेटअप क्या होता है, पहले भी बात हो चुकी है कि मीट सेटअप का मतलब ये नहीं होता कि आपने जानवर तैयार किया, बच्चे लिए और उसके बाद उसे ज़बह करके खा लिया। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस पर तो बहुत ज़्यादा लागत आती है, लाखों रुपए की लागत आती है और आप उसको हज़ारों रुपये में तो फ़रोख्त नहीं कर सकते ना। कई मुल्कों में गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडी देती है, तो वहाँ पर ऐसा किसी हद तक मुमकिन हो सकता है, वो भी भेड़ों में, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से वेट अपना गेन करती हैं, वो कम महंगी खुराक खाती हैं, क्योंकि वो चारे खाती हैं जो गाय भैंस खा लेती है। तो उस पर समझ आती है, वो भी सब्सिडी के साथ। वैसे नहीं, अगर वैसे मुमकिन होता तो पाकिस्तान में ना आप देखते हैं कि भेड़ों के बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं, जैसे दूसरे ममालिक में होता है 20, 25, 30 हज़ार भेड़ों का फार्म बना हुआ है। तो पाकिस्तान में ऐसा आज भी भेड़ें भी ज़्यादातर पठान हज़रात जो है वो उनके रेवड़ वो लेके जा रहे होते हैं। वजह उसके पीछे क्या है? वजह सिर्फ ये है कि ये महंगा काम होता है बहुत ज़्यादा, कि जानवर को बड़ा करके तो उसको फिर तैयार करना, फिर तैयार करके अगर आप उसको ज़बह कर देंगे तो फिर तो बात ही ख़त्म होगी ना, खर्चा आपका इस पर बेहिसाबा आया होता है। तो इसलिए बात ये है कि अगर तो सब्सिडी मिलती है तो फिर तो ठीक है। अब फिर वो बात हो रही है कि इसकी जैसे मीट ब्रीड दुनिया में बोर कह लें, अब बोर फिलहाल चल रही है फार्म टू फार्म। एक फार्म ने अच्छे जानवर पैदा किए, उसने कहा जी ये मेरे जानवरों का हवास चेक करें, बड़े शानदार हैं, ऐसे हैं वैसे, वेट गेन रिकॉर्ड अच्छा है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है। अच्छा जी, वो एक ने बेच दिया 5 लाख का जानवर, दूसरे ने बेच दिया उसे अच्छा तैयार करके 10 लाख का, कोई 15 लाख का बेच रहा है। अब बेशक वो है मीट ब्रीड, लेकिन जो उसकी आगे तैयारी हो रही है वो एक ब्रीड चल रही है कि ये दुनिया में इतनी ज़्यादा फैल जाएगी, एक वक्त आएगा कि इनकी तादाद हज़ारों लाखों में हो जाएगी और फिर ये स्लॉटरिंग के काम आना शुरू हो जाएंगे। आज नहीं, आज से 2, 4, 5 साल बाद भी नहीं, एक अरसे के बाद, तो उस वक्त तक ये फार्म टू फार्म चलेगी। अच्छा, अब हमने क्या देखना है? अब हमने ये देखना है कि जो जानवर हमारा सबसे अच्छा वेट गेन कर रहा है तो और बॉडी स्ट्रक्चर, ब्यूटी, हर एक लिहाज से जो जानवर यूनिक है वो हमने अब आगे क्रॉसिंग में लेके आने, मतलब उनके नर उनकी मादा जो है उनको क्रॉसिंग में डालना है। तो उससे क्या होगा कि जो आने वाली आगे नस्ल है वो मज़ीद अच्छा वेट गेन करने वाली निकलेगी, खूबसूरत निकलेगी। तो इस तरह क्या होगा, हमारे जानवरों की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब मुझे नहीं इन चीज़ों का इतना इल्म, लेकिन यही
जो लोग ख़रीदते हैं, जो लोग देखते हैं ऑक्शन जाके इन चीज़ों का, वो बताते हैं कि कोई भी डेयरी ब्रीड कह लें, मीट ब्रीड कह लें, शो ब्रीड कह लें, किसी भी किस्म का कोई जानवर है, दूध देने वाला, मीट वाला है, वो गाय या भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, कोई भी है, तो उनमें वो जानवर बहुत कीमती होते हैं। अब जो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो सबसे जो यूनिक जानवर है उनको ब्रीडिंग में लेके आएँ, उनको क्रॉसिंग में डालें, ताकि आगे मज़ीद उनकी ब्रीड आला से आला होती चली जाए, उनका फार्म का जो नाम है सबसे ऊपर रहे और दुनिया मतलब कि लोग उनसे जानवर ख़रीदना चाहें। फिर इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो वो अच्छी कीमत वसूल कर पाएंगे जानवरों की, फिर उससे उनका फार्म चलेगा। तो इससे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि ब्रीडिंग क्यों कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जैसे ये एक बकरी खड़ी है, ये वाली, ठीक है, ये। अब अगर थोड़ा चलो ना जी, अब अगर हम इसको देखते हैं ना इस ब्रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी ब्रीड है, तो उस ब्रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर देखने में इसके पॉइंट अच्छे हैं। अब इसके मुकाबले में कोई और बकरी देखते हैं, इधर बाहर चल के देखते हैं। अब ये खड़ी है, ये भाई जो कि डर के अंदर ही घुस गई है, अब इधर से निकलेगी उम्मीद है ये। अब अगर देखा जाए इसको उसके मुकाबले में, चलिए आपको ना इसके साथ जाके खड़ी करके दिखाते हैं। ये देखो, आ जाओ, ये देखिए। अब ये देखिए, ये इसका कादर निस्बतन उससे छोटा है, सिंगल हड्डी है, ठीक है, स्लिम स्मार्ट सी है। मुंह से हो सकता है ये भी 6 ही हो। अब एक हाथ से ज़रा मुंह चेक करना मुश्किल होता है, हाँ 6 है, ठीक है, और ये भी पक्की बात है, मुंह से 6 है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में और इसमें बड़ा फ़र्क है। ये देखें पतली पतंग सी, ये मोटी है, ठीक है, ये दोनों देखें। अब क्या होगा कि अब हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो हैवी बकरी है ना उसको आगे ब्रीड में लेके आए। ये जो मोटी ताजी वाली है, वो जो परे खड़ी है, उसको ब्रीड में लेके आए। अगर हमने अपने जानवर को महदूद रखना है कि क्वांटिटी मिकदार एक हाथ से बढ़े ना, तो फिर हम इस जानवर को सेल कर देंगे जब भी करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए सामने ये बकरी जा रही है, अब देखिए कितने मोटे हड्ड पैर हैं इसके, ऐसा बकरा जा रहा है, और ये देखें, और इसके हड्ड पैर देखें पतले पतले। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ब्रीड इम्प्रूव हो वक्त के साथ साथ, हैवी जेनेटिक्स हमारे पास आ जाएं, तो मैं आपको फ़िलहाल बता रहा हूँ मीट ब्रीड के हवाले से। ये तो क्योंकि हमारा डेयरी ब्रीड का सेटअप है, तो इसमें हमने एंड पे देखना है कि दूध कौन अच्छा दे रहा जानवर, तो उसको हमने क्रॉसिंग में लेके आना है। इनका मैकेनिज्म हो रहा है मीट ब्रीड, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये जानवर है, हो सकता है खाता ये भी उतना ही हो, थोड़ा बहुत फ़र्क हो खुराक का, लेकिन इसकी इसने वेट गेन नहीं उठाना, वो वेट गेन इसका नहीं आना, तो हमने क्या उसकी बजाय इसको ज़्यादा तरजीह देनी है। जानवर उससे मोटा है, हड्डी मोटी है इसकी, चौड़ा चगला जानवर है, तो हम इससे तवक्का रख सकते हैं कि ये जानवर जो है इसके बच्चे ज़्यादा वेट गेन करेंगे इस बकरी के बच्चों की निस्बत। इसको हम क्रॉसिंग में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब हमने क्रॉसिंग करवानी है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अच्छा, अब अगर आपकी डेयरी ब्रीड है तो डेयरी ब्रीड में आपने ये देखना है कि वो बकरियां जिनके थाने वाने बड़े मुनासिब हों ना, बहुत लंबे हों। जैसे ये देखें, ये बकरियां बहुत लंबे थाने वाले हैं, ठीक है, ये देखें। अब ये देखें, इसका थाना वाना छोटा है इसका, लेकिन ये है कि थान छोटे हैं, हवाने की वो क्वालिटी नहीं है। अब इसमें इतना दूध नहीं, कुछ बकरियां होती हैं जिनके थान छोटे होते हैं, हवाने ज़्यादा गोल होते हैं। जैसे ये ब्रीड है,
इसकी नस्ल में हवाने गोल मटोल थान छोटे हैं। तो ये ब्रीड के लिहाज से बकरी ज़्यादा हमें सूट मतलब फ़ायदेमंद है। वो कैसे कि ये चैड़ी चगली बकरी है। ये देखो कितनी चैड़ी बकरी है, ठीक है। अब जितनी बकरी चैड़ी होगी उतना उसके नीचे से खुला डुला होगा हवाना, ठीक है। जितना हवाना खुला होगा उतना ज़्यादा दूध की सलाहियत ज़्यादा होगी उसमें, और इनके थान भी छोटे हैं। तो जो डेयरी ब्रीड है आला क्वालिटी की, उनकी ये निशानी होती है कि उनके हवाने बड़े होते हैं, थान क्योंकि उनका से दूध सिर्फ निकल नहीं होता है, बनता नहीं, तो वो थान छोटे होते हैं ना, तो ज़्यादा दूध देते हैं। तो इसलिए ये इस तरह की ब्रीडें जो है ना वो हमें ज़्यादा सूटेबल होंगी डेयरी में। तो हम जब डेयरी के हिसाब से ब्रीडिंग सिलेक्शन करेंगे तो हम इनके पीछे पेरेंट स्टॉक देखेंगे कि जिनके वालिदैन के थान हवाने अच्छे हैं, छोटे थाने गोल हवाने हैं, हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको सिलेक्शन करके ब्रीडिंग में लेके आएंगे, ना कि हम कोई कद देखेंगे या वेट गेन देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि हम ब्रीडिंग में किन जानवरों को लेके आ रहे हैं। और अगर हम 4, 5, 6, 7 साल तक अच्छी ब्रीडिंग करवा लेते हैं कि जिसमें हमें पता होता है कि हम हर साल अच्छे जानवर रख रहे हैं, जो थोड़े लो जानवर है वो निकाले जा रहे हैं, तो एक वक्त आता है कि हमारी ये जो अच्छी ब्रीडिंग प्रैक्टिस है ये हमें 5, 7, 10 साल बाद ना इस मुकाम पे ले जाती है कि हमारे पास जिस हवास के जानवर हमने तैयार करने की कोशिश की थी, तो हमें खुद महसूस होगा कि हमारे पास काफ़ी सारे जानवर उस तरह के तैयार हो गए। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो ब्रीडिंग साइकिल होता है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, बहुत लंबा चौड़ा। इसमें अगर आप कह रहे ना कि आप एक नस्ल आप कुछ काम कर लेंगे, वो मुमकिन नहीं होता। इसमें बहुत बार आपको काम इनहेरिटेड मिलता है विरसे में, फिर आप करके उसको आगे अपनी नस्ल को ये विरासत में दे जाते हैं, या फिर आप सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, तो फिर जाके आपको मतलूबा नताइज मिलते हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि हमारे यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है, यहाँ पे सिलसिला ऐसा है कि ब्रीड कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पे। जो डेयरी फार्म्स हो हमें वहाँ से मिल जाए, मीट फार्म्स हो हमें वहाँ से मिल जाए, तो यहाँ पे आपने खुद ही सारा कुछ करना है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप वो जानवर लेके आएँ आगे ब्रीडिंग में जो आप महसूस करते हैं कि आपके काम के लिहाज से ये ठीक है। दोबारा बता दूं कि मीट के लिए अगर हम सिलेक्शन करेंगे इन दोनों बकरियों में से, तो इसकी करेंगे। वजह क्या है कि खुला डुला जानवर है, वो पतला पतंग जानवर है। जब हम मिल्क की सिलेक्शन करेंगे तो फिर हम दोनों का रिकॉर्ड चेक करेंगे, दोनों के रिकॉर्ड में से जिस जानवर का रिकॉर्ड अच्छा आ रहा है हम उसकी सिलेक्शन करेंगे। बाज़ का क्या होता है कि एक जानवर होता छोटा सा पतला पतंग सा, हमें उससे कोई तवक्का हासिल नहीं होती, हम उसे देख के कह रहे होते हैं कि यार ये बी ग्रेड है, हमारे काम का नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो दूसरे बड़े जानवरों से ज़्यादा अच्छा दूध दे रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि डेयरी में हमने देखना होता है कि पैदावार ज़्यादा कौन दे रहा है। जैसे आजकल ज़राअत में देखा जाता है कि पौधा जो है वो फल ज़्यादा कौन सा दे रहा है और कैसे दे रहा है। बाज़ का पौधों को थोड़ा सप्रेस रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा ग्रो ना करें, और उनकी तवज्जो जो है ना वो अपने फल पे हो, ना कि अपने कद पे। तो इसी तरह डेयरी ब्रीड भी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, वो आपको उनका कद नज़र नहीं आएगा, आपको उनका दूध नज़र आएगा ज़्यादा, कद उनका आपको पूरा सा नज़र आएगा, 34-35 इंच 36 इंच, इससे ऊपर शायद ही को नज़र आए। तो इसी तरह मीट ब्रीड है, वो भी आप देखेंगे उसका भी कद इतना ही है, छोटा ही है। मतलब कि जब जानवर का कद नहीं बढ़ेगा ना तो फिर वो दूध भी ज़्यादा देगा, जो इंटरनेशनली जो देखने में आया। पाकिस्तान में तो अच्छी बकरियाँ कद वाली मौजूद हैं जो अच्छा दूध देती हैं, लेकिन मसला ये है कि वो प्रॉपर ब्रीड नहीं है, कोई अच्छा देती है कोई नहीं देती, बीमारियाँ बड़ी उनमें आ जाती हैं, खाने वाने के मसाइल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसी तरह मीट ब्रीड आप देखेंगे उसमें भी यही है कि वो कद नहीं होगा ना बड़ा, हड्डी मोटी हो जाएगी, तो उसके बाद गोश्त ज़्यादा चढ़ जाएगा उस पर।
अगर कद ग्रो करता रहेगा तो वो कभी भी हड्डी मोटी नहीं कर पाएंगी और गोश्त नहीं चढ़ पाएगा ना। तो इसलिए ब्रीडिंग में आपने बड़ा ख्याल रखना है कि किस मकसद के लिए आपके पास जानवर है, और उसके मुताबिक जनाब आपने उन्हें क्या वजह बन गई है ये लड़ाई की, उनके मुताबिक आपने ना उनको सिलेक्शन में डालना है। इसी तरह जो बकरा वो भी आपने देख लेना है। अगर तो मीट ब्रीड के हवाले से है वो, तो वो फिर वो बकरा आपने क्रॉसिंग में डालना है कि जिसके पीछे रिकॉर्ड अच्छा आ रहा है। या रिकॉर्ड अगर आपके सामने नहीं है तो ज़ाहिर तौर पे देख के महसूस हो रहा है कि यार ये जो है ना बकरा, इसके बच्चे अच्छा वेट गेन कर देंगे। तो इसी तरह ये दूध का हिसाब है सारा। मतलब आपने जब भी ब्रीडिंग करवानी है तो इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने देखना है कि जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि एज क्या होनी चाहिए। एज इसमें ये कोई थंब रूल इसमें नहीं है कि यही एज हो। दुनिया में मुख्तलिफ ब्रीडें हैं और हर ब्रीड का अपने वज़न के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से टाइम मुख्तलिफ होता है क्रॉसिंग में आने का। बाज़ लोग जो दुनिया में कुछ ब्रीडों को 2 दांत पे सुना क्रॉसिंग में डाल देते हैं। कुछ लोग सुना, मैंने जैसे साइमन ब्रीड के बारे में पढ़ रहा था कि एवरेज वो 18 माह की उम्र में क्रॉसिंग में आती है। 18 माह से मतलब 4 दांत। तो मैं समझता हूँ कि 4 दांत एक ऐसा फिगर है कि जो एक स्टैंडर्ड फिगर है, जो ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। अब ये हमारे पास जो ब्रीड है, क्योंकि ये कद निकालने वाली ब्रीड है, तो इसलिए हम इन्हें 4 दांत पे भी बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे बच्ची हैं अभी, तो हम इन्हें एहतियातन 4 दांत पे भी क्रॉस में नहीं डालते। अब ये जानवर 6 दांत हुए हैं, तो मतलब अब ये फील होना, महसूस होना शुरू हुआ है जैसे ये बकरियां इसमें देखें ना, ये पूरी बकरियां अब भी नहीं लग रही। अब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पट्ठे सी हैं। देखें पट्ठे सी लग रही हैं, गुटी सी। वजह क्या कि अभी ये 6 दांत है, खुली नहीं उस तरह। तो इसलिए हमने इनका जो स्टैंडर्ड है ना वो रख दिया 6 दांत, यानी कि 2 साल। 18 माह से हम इनको 6 माह ऊपर ले गए ताकि मज़ीद अपना कद बढ़ा दें। अब ये आप पे मुनहसर है कि जो आपके पास नस्लें हैं वो आप क्या समझते हैं कि काम के हिसाब से 2 दांत पे भी क्रॉस हो सकती है, 4 पे भी, 6 पे भी। अगर कुछ और ब्रीड बनानी है आपने, या आप चाहते हैं बड़े हैवी जानवर बने और बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन दें, तो आप उन्हें 8 दांत पे भी, यानी कि 2.5 साल में भी क्रॉस करवा दें। 2.5 साल के आगे पीछे बकरियां 8 दांत हो जाती हैं। तो बाज़ मैं जगह पर पढ़ा, मैंने 3 साल में कुछ जानवर 8 दांत होते हैं, किसी जगह पर पढ़ा 2.5 साल में होते हैं। मतलब ये ब्रीड वाइज, एज वाइज, ये माहौल के हिसाब से, खुराक के हिसाब से, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मुनहसर होती हैं। 2-4 माह पास बाद ये ऊपर नीचे चलता रहता है दांतों के हिसाब से ना। जो मोटा एक रूल है दांतों का वो ये है कि 15 माह में 2 दांत, 18 माह में 4 दांत, 2 साल में 6 दांत और 2.5 साल में 8 दांत। और इसमें बाज़ ऊपर नीचे हो जाता है। मोटा ये भी कहा जाता है कि 1.5 साल में 2 दांत, 2 साल में 4 दांत, 2.5 साल में 6 दांत और 3 साल में 8 दांत। बात फिर वही आ जाती है कि नस्लों पे मुनहसर होता है। हर एक दर्जनों नस्लें दुनिया में, सैकड़ों नस्लें हों, तो ये मुनहसर होता है नस्ल कौन सी है, माहौल कैसा है, खुराक कैसी है, सारी चीज़ें ना। तो बहरहाल आप कोशिश करें कि जो पाकिस्तान में ब्रीड्स हैं जितनी भी अगर देखा जाए, तो उनका जो बड़ी कद की नस्लें हैं ना, उनमें वो आप इधर आ जाना, हमें लड़ाई का मकसद नहीं। उनमें आप ना कोशिश करें कि उनको 4 दांत से ऊपर क्रॉसिंग में डालें पहली बार। वो अगर अच्छी ब्रीड है तो 6 दांत पे ले जाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो 8 पे ले जाएं। तो ये इस चीज़ को भी मद्देनज़र आपने लाजमी रखना है। बकरे की उम्र भी कोशिश करेगी कम से कम भी 4-6 दांत हो। अगर वो 8 दांत पूरा हो जाए 2.5-3 साल का, तो वो मैच्योर हो जाएगा, फिर वो लंबा अर्सा चलेगा। क्योंकि बकरियों की उम्र 12-15 साल तक आमतौर पर चलते रहते हैं जी, क्योंकि 8-10 साल तक बिल्कुल ठीक चलते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि इनको भी 2.5 साल, 2 साल या इससे ऊपर ही एज में क्रॉसिंग में डालें, तो उससे भी उम्मीद है कि जानदार बकरा होगा, पूरा जवान होगा तो अच्छे नताइज देगा। तो इसके अलावा छोटे कई तरह के पॉइंट होते हैं कि हमने ब्रीडिंग में डालने से पहले रिकॉर्ड देखना जानवरों का, उसमें कोई बीमारी तो नहीं। जैसे फोड़ों की बीमारी बड़ी आम होती है, जिस जानवर को फोड़ा उसको ब्रीडिंग में बिल्कुल ना डालें। और जिन जानवरों के बच्चों के घुटने सूज जाएँ, ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा है कि उनको भी ब्रीडिंग में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बीमारी है, नस्ल दर नस्ल आगे चलती है।
और बच्चे जब अगर आपके मर गए ना बच्चे तो फिर फार्मिंग तो वैसे ही फ्लॉप हो गई, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जिनके घुटने स्वेल हो जाएं बच्चों के, उनकी नस्ल को आगे ना लेके जाएं क्रॉसिंग में। जिनके जिस्म पे फोड़े निकल आए उनको क्रॉसिंग में आगे ना लेके जाएं। फोड़े हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, छांटियाँ कर के, तो अब फोड़े जो हैं अब भी हैं, लेकिन अब फोड़े कम नज़र आते हैं। मतलब ये जितनी बकरी नज़र आ रही हैं, इसके शायद मैंने एक फोड़ा देखा था ये, लेकिन ये फोड़ा नहीं, ये गिल्टी है ये वाला, छोटी सी ना, ये बड़े अरसे से इतनी सी है, इससे बड़ी नहीं हुई। वहाँ है जी गिल्टी, ये देखें जी, इससे बड़ी नहीं हुई है, गिल्टी है, फोड़ा नहीं है। तो फोड़ों का बड़ा ख्याल रखें, जो जिस बकरे में फोड़े हों उसको आगे क्रॉसिंग में ना डालें, और जिस बकरी में फोड़े हैं उसको क्रॉसिंग में ना लेके। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें। जिस बकरी को कभी साड़ू पड़ जाए उसकी ब्रीड ना लें और उसको क्रॉसिंग में ना लेके आएँ। अगर आप चाहते हैं कि आगे आप जो है वो साड़ू से महफूज रहें, क्योंकि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो नस्ल दर नस्ल आगे चलती है। तो इसके बारे में भी थ्योरी में हमने यही पढ़ा है कि साड़ू वाले जानवर को आगे क्रॉसिंग में ना डालें। तो आप भी एहतियातन यही करें आप भी एहतियातन यही करें कि थोड़े वाली बकरियां जिनके बच्चों के घुटने सूज जाएं, वो बकरियां, और जिन बकरियों का कभी साड़ू पड़ जाए, तन वाने छोटे हो जाएं, ख़राब हो जाएं, कुछ भी हो जाए, उनको क्रॉसिंग में ना डालें। ठीक है, अगर बड़ी अच्छे जानवर हैं, आपकी मजबूरी है तो डाल सकते हैं बच्चे चले लेने की गरज से, लेकिन कोशिश करें कि वक्त के साथ साथ जब आपके पास एक हेल्दी लाइफ स्टॉक इकट्ठा हो जाए, हेल्दी स्टॉक बन जाए सारा, तो वो जानवर जिनकी हिस्ट्री में कभी भी कोई इस तरह की बीमारी आ रही है उनकी नस्ल को आगे से ख़त्म कर दें। कभी भी ये ना देखें कि अक्सर पाकिस्तान में देखा गया कि खूबसूरत बकरी है, बड़ी मोटी दादी, काद काट बड़ा है, तो लोग कह रहे हैं बकरी बड़ी चंगी है जी, इसलिए आगे बच्चे लेने के लिए रखी हुई है, तन होने बेशक हो ही ना। तो अब ये बताएं कि बकरी चंगी से क्या मुराद है? वो कोई लेक्चर देती है यूनिवर्सिटी में? अच्छी बकरी वो होती है जिसको दूध अच्छा दे, जिसका थान होना ठीक हो, जिसके जिस्म पे फोड़े ना हो, या जिसके बच्चों के घुटनों में स्वेलिंग ना आए, वो अच्छी बकरी होती है। तो इसलिए इस तरह की बकरियों का इंतखाब करें, साफ़ सुथरा काम करें, ये आपका मुस्तकबिल का भी महफूज होगा कि जब आप ऐसी ब्रीड को लेके आगे जाएंगे तो जो डिजीज़ फ्री है, और आपके जो काम है जैसे मीट है, शो ब्रीड है, मिल्क ब्रीड है, कोई भी है, वो उसके मुताबिक वो परफॉर्म कर सकती है। इसको बड़ी आदत है ये अच्छा जी, तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो कि ब्रीड मैनेजमेंट क्या होता है, डो बक यानी कि बकरी बकरे को किस तरह की बकरी बकरे को ब्रीड में लेके आना चाहिए ताकि हमें आगे मतलूबा नताइज जो है हमारे मिल सकें। तो ये थी हमारी जनाब आज की 5वीं वीडियो। तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल फिर दोबारा कोशिश करके 6ठी वीडियो बना देंगे। कल तक के लिए हमें जनाब दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।